स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन आपको पढ़ा दिया था, पैकेजिंग पढ़ा दी थी, इतना तक क्लियर हो गया है। अब डीएनए डिस्कवरी वगैरह के बारे में पढ़ लिए थे। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जैसे आपकी बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, पता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। आपको पता है कैसे डीएनए रहते हैं क्रोमोसोम के अंदर अरेंज? तो आ जाइए जल्दी से। ये क्रोमोसोम अगर आपकी बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम है तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का अगर पूछे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पैकेजिंग आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं। ये आपका एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होंगे या नहीं होंगे? होंगे। कैसे होंगे? डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड सर आपका और हेलिकल डीएनए होगा ऐसा। ये आपकी बॉडी के अंदर आपके डीएनए ऐसे अरेंज होंगे। और भी चीजें होंगी अंदर में जो हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा डीएनए होगा कि नहीं होगा? तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं या नहीं होते? कितने स्ट्रैंड होते हैं पूछा जाए, एक क्रोमोसोम के अंदर कितने स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? कितने डीएनए? समझ में आ रही बात? अगर बात करें ये जीवन फेज में है, जीवन फेज की स्टेज में ऐसा है, आपके बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, सभी क्रोमोसोम के अंदर ऐसी सिचुएशन है। तो देखें आपका एस फेज में क्या होगा, एस फेज में क्रोमोसोम में क्या होगा। तो देखेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, आपने पढ़ा था एस फेज में। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से मेथड से होता है? सेमी कंजर्वेटिव, मतलब इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो देखो सेपरेट आउट कर देते हैं इनके दोनों स्ट्रैंड को। ये स्ट्रैंड, ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। और जब एक दूसरे से अलग हो गया तो ये स्ट्रैंड अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार कर लेगा और ये स्ट्रैंड अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार कर लेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? और क्रोमोसोम है ना, तो अब शेप कैसा हो जाएगा? समथिंग लाइक दैट। देख पा रहे हैं क्रोमोसोम का शेप चेंज हो गया, इस शेप से इस शेप में हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर जब बनाते हैं लोग डायग्रामेटिक, तो देखिए ऐसा शेप था, ये क्रोमोसोम था जीवन फेज में। क्रोमोसोम तो होते ही नहीं जीवन फेज में, लेकिन बता रहा चाह रहा है कि अगर क्रोमोसोम को समझ विजुलाइज कर रहे हैं तो क्रोमैटिन होते हैं वहां पे, ठीक है। एस फेज में जब आपका डुप्लीकेशन होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। ये भी कितने क्रोमोसोम है? ये भी दोनों ही एक क्रोमोसोम है। इस डायग्राम में देखिए, ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें एक क्रोमैटिन है, इसमें 2 क्रोमैटिन है। इसमें एक डीएनए कंटेंट है, इसमें 2 डीएनए कंटेंट है। द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल। 2 डीएनए के आपके स्ट्रैंड दिख रहे हैं, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इसके अंदर। इस क्रोमोसोम में कितने डीएनए हैं? 2। कितने स्ट्रैंड है? 4। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हमने देखा एक जगह, अच्छा लगा ये क्वेश्चन कि इन G2 फेज हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट इन अ डीएनए इन अ क्रोमोसोम? How many DNA strands are present in a chromosome? Answer था 4। क्यों 4 है? देख पाए लॉजिक। 1 2 3 4 एस पेज में डबलिंग होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है और डीएनए का अमाउंट, ये हमने पढ़ा था। एक चीज और डीएनए रेप्लिकेशन में मिस हो गई थी बताते के दौरान, उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बहुत अच्छी लाइन कही है, वो लाइन का मीनिंग समझाना जल्दी जल्दी में छूट गया था, सुन लेते हैं। आपकी लाइन कह रही थी कि पेज नंबर आपका 106 की है, रेप्लिकेशन के अंदर का था। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन बहुत एनर्जेटिक, आपके एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है रेप्लिकेशन होने में। अगले कहता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इस वर्ड को देख लेते हैं, सभी को पता है। एक चीज बताइएगा, ये शुगर का मॉलिक्यूल्स है, ये रही शुगर। कौन सी शुगर है? शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इस शुगर में अगर हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ दें, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, कोई भी नाइट्रोजनस बेस जोड़ दें, तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। कंफर्म है?
अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो ध्यान समझना, तो दो ऑप्शन है। आप बोल सकते हो उसका नाम एसिड लगा के बोल सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड जुड़े तो, लेकिन सिर्फ फॉस्फोरस जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान देखो, इसमें से एक फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, इसका नाम एक और नाम भी हो सकता है, क्या? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ऐसा बोल सकते हैं। गलत हो जाएगा क्या? अगर एक फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड, इतना न्यूक्लियोसाइड है कि नहीं है, इसमें एक फॉस्फेट जोड़ दे तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट वर्ड यूज कर सकते हैं, गलत तो नहीं होगा। अगर दो फॉस्फेट जोड़ दे तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं क्या? अगर तीन फॉस्फेट जोड़ दे तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत ये समझने में ये बात? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब राइबोज शुगर होगी और उसमें नाइट्रोजनस बेस होंगे और तीन फॉस्फेट जुड़े हुए होंगे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो आपसे क्वेश्चन ये था कि जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते हैं वो इस फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड आते हैं। चाहिए कितने फॉस्फेट है वहां पर? है कितने इसमें? दो फॉस्फेट अलग होंगे कि नहीं होंगे जुड़ते समय? ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो ये बहुत एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं, इसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? अगर ये A हो या नाइट्रोजन बेस एडेनिन हो और इसमें ये तीन फॉस्फेट लगे हुए, इसका नाम क्या बोल सकते हैं? समझ में आ रहा? इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड या एडेनोसाइन, एडेनिन जुड़ा तो एडेनोसाइन, एडेनोसाइन तीन फॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं क्या? गलत तो नहीं हो जाएगा? और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। अगर दो फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? ये एनर्जी किस काम आएगी, कहाँ जाएगी? तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो एनर्जी खर्च हो रही है वो यहीं से मिल जाएगी, अपने लिए खुद कमा के लाता है एनर्जी वो। समझ में आ रहा? डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और एनर्जी जो खर्च हो रही है वो एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी? तो फॉस्फेट बॉन्ड जो टूटते हैं जब उस समय जुड़ना से इतना को है, तो दो एक्स्ट्रा थे, जब एक्स्ट्रा वाले दो फॉस्फेट हटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब इतना सही है। क्या बोला? बहुत एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड किसके लिए वर्ड यूज किया है? इसी के लिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट लगा दिया मतलब कितने फॉस्फेट उसमें जुड़े हैं? तो न्यूक्लियोसाइड में तीन फॉस्फेट जुड़े हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर डुअल पर्पस से काम करता है। दो पर्पस कौन कौन सा? एज पहला काम करता है सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, पहला जो सबस्ट्रेट आकर ऐड करना है। और दूसरा काम क्या है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी देता है। कैसे देता है? हाई एनर्जी फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, उसके दौरान निकलती एनर्जी। खत्म हो गई बात। जैसा कि एटीपी से एएमपी बनने में या एडीपी बनने में जो एनर्जी निकलती है वैसा ही है इस प्रोसेस। कोई दिक्कत? तो दो कॉन्सेप्ट आपके जो मिसिंग थे हमने बीच के बता दिए पीछे की क्लास से। अब स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम आगे चल सकते हैं, परमिशन ग्रांटेड। तब बात कर रहे हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा वर्ड पहली बार किसने यूज किया था? वॉटसन ने या क्रिक ने या दोनों ने मिलकर? क्रिक ने किया था ये काम। क्रिक का काम है ये, वॉटसन नहीं थे इसमें इन्वॉल्व। क्रिक ने आपका सेंट्रल डोग्मा वर्ड यूज किया था। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या क्या है? आपकी बॉडी के अंदर सेल होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। समझ में आ रही बात? कितना लंबा डीएनए होगा? लेंथ भी पढ़ लिए आप, 2.2 मीटर एक सेल के अंदर। तो जो अंदर पे डीएनए है, ये डीएनए पहली बार क्या बनाएगा? आरएनए बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनेगा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इतनी सब क्लियर है? और अगर इसका उल्टा हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो क्या कहलाएगा? अगर कोई किसी में दिखते रहे आरएनए से डीएनए बन रहा हो तो उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इतनी सी बात क्लियर है? ये ट्रांसक्रिप्शन है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलेगा? चलो अच्छी बात है। फिर अगली बात, आरएनए से आगे जाकर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जानेंगे।
और इस तरह आपके डीएनए में जो सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी जेनेटिक मटेरियल में, वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में आ गई, और प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी, और पूरी प्रोसेस को बोलेंगे डीएनए का एक्सप्रेशन हो गया, जीन एक्सप्रेस कर गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतने की बात करेंगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, क्या होता है, डीएनए आरएनए कैसे कन्वर्ट करता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आज की क्लास सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर है। अब चलिए स्टार्ट करें। तो डीएनए से आरएनए बनाने का काम कौन करता है? एक एंजाइम करता है, एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज, वही नाम है जो पॉलीमरेज एंजाइम हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन में, वही पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर है। लेकिन यहाँ किससे बना रहा है और क्या बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? किससे क्या बनाएगा? डीएनए से बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट। और क्या बना रहा है? पूरा नाम एंजाइम का क्या होना चाहिए? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। समझ में आ रही बात? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इसलिए आप याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, आपसे पूछे आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कई सारे नाम दे दिए आपको ऑप्शन में, तो आप कर सकते हैं कंफर्म। डीएनए से आरएनए बना रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट। कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, सबको पता है डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम आएगा। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगला चीज, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है डबल स्ट्रैंडेड? अच्छा, और आरएनए जो बनाना है हमको सिंगल स्ट्रैंड बनाना है, डबल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है। देखते हैं यहाँ पर, बना लेते हैं, पहले इस प्रोसेस को भी पढ़ते हैं। डीएनए बनाकर देते हैं हम आपको। ये रहा आपका डीएनए, सिंपल सा सीधा बनाते हैं, बनता तो ऐसे ट्विस्टेड है, लेकिन हम सिंपल समझाने के लिए सिंपल सा बना देते हैं। लास्ट क्लास में बनाए थे, ये डीएनए था। डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, पहले स्ट्रैंड का नाम कुछ भी ले लो, 3 प्राइम को 5 प्राइम ले लिए, तो ये वाला क्या होगा? 5 प्राइम टू, इतनी सी बात क्लियर है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होंगे, दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट होगी, पोलैरिटी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो दूसरा 5 प्राइम से, तो मेरा मुंडी कट के आ रहा है, सीधा आ रहा है? कट रहा है। अरे थोड़ा तुम सही कर दो, कोई भी एग्जाम कर दो, मेरी मुंडी कट। अब आ रहा है, बस गिरे नहीं, धक्का मत मारना। तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, पहला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए के 2 स्ट्रैंड, इतना समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी बात। अब इनमें से कौन सा स्ट्रैंड से बनेगा? किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। वो स्ट्रैंड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नहीं वन ऑफ दीज, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं बनेगा, इतना कंफर्म है। आई एम रिपीटेड, डीएनए से आरएनए जो बनता है किसी एक स्ट्रैंड से ही बनेगा, दोनों स्ट्रैंड से नहीं बनेगा एक साथ। वो स्ट्रैंड या तो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ के जीन भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं, किसी एक से ही बनेगा। जिससे बनेगा उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जानेंगे। आपका वहां पर भी वर्ड अगर हमने छूट गया है तो आप याद रख लीजिएगा, रेप्लिकेशन के समय भी जिससे बनता है उसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब जिसकी कॉपी हो रही है, समझ रही बात? जिससे बनेगा देखकर, जिसको देखकर बनाया जाएगा उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और जो बनेगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलेंगे। तो यहाँ भी डीएनए टेम्पलेट की तरफ बिहेव ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अब देखेंगे कौन सा करेगा, कब करेगा, तो ये बात समझने का तो क्या बात है। तो देखते हैं कैसे कौन सा करेगा। ये मान लो आपका कोई जीन है, ये यहाँ से यहाँ तक डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए ना, दोनों स्ट्रैंड में बात करेंगे। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन है आपका, जिसको एक्सप्रेस करना है, जिससे आरएनए बनाना है आपको। इस जीन को ले लेते हैं, सपोज है ये कुछ भी बोल दो, ए टी टी जी सी जी ए टी जी सी टी ए जी, कुछ भी ले लिया मैंने, जो मेरे मन में आया वो ले लिया, जीन है। टी वाला स्टैंड में क्या होगा, जल्दी से बोलो। कंफर्म है? ये तो कंफर्म कर लोगे, एक स्टैंड वाले दूसरा स्टैंड का सीक्वेंस। ये आपका यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन है। जहां पे भी स्ट्रक्चरल जीन होगा जिसको एक्सप्रेस होना, जिससे आरएनए बनना है,
उसके पहले आकर अप स्ट्रीम में आकर कौन जाकर जुड़ेगा? आपका प्रमोटर आकर जुड़ता है। ध्यान समझना, प्रमोटर जुड़ेगा, या तो प्रमोटर यहां जुड़ सकता है या फिर यहां पर जुड़ेगा, दोनों में से कोई एक जगह जुड़ेगा। जिस जीन का एक्सप्रेस होना है उसके बाजू में आकर प्रमोटर जुड़ता है, या तो यहां पर जुड़ेगा या यहां पर जुड़ेगा। जहां पर प्रमोटर जुड़ेगा उससे डिसाइड होगा कौन सा स्टैंड से आरएनए बनेगा, वो प्रमोटर की लोकेशन से मालूम चलता है। प्रमोटर यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, कहीं और जाकर जुड़ सकता है। पूरे लेंथ में जहां भी प्रमोटर आकर जुड़ेगा उससे डिसाइड होगा कौन सी चीज से बनेगा। तो याद रखना, प्रमोटर जहां भी जुड़ा, सपोज इस साइड में प्रमोटर जुड़ा, ये रहा प्रमोटर, प्रमोटर सीक्वेंस है। प्रमोटर सीक्वेंस आकर डीएनए में यहां पर लगा हुआ है। अगर यहां प्रमोटर है तो प्रमोटर के पास देखेंगे जहां पर प्रमोटर जिसके 3 प्राइम एंड पर प्रमोटर लगा हो, रिपीट कर रहा हूं, देखना 3 प्राइम एंड पर अगर प्रमोटर लगा हो, इस पे लगा हो, प्रमोटर कहां पे लगा हो, वही आपका आरएनए बनाएगा। पहचान इतनी सी है। मतलब यहां पर देखो ये 2 स्टैंड है, ये प्रमोटर है, प्रमोटर इसमें कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, और इस वाले के, मतलब इन दोनों में से कौन सा वर्क करेगा एज अ टेम्पलेट, यहाँ पर। सपोज अगर हमने यहाँ पर लगा दिया होता तो नीचे वाला टेम्पलेट होता। तो टेम्पलेट का पोजीशन चेंज हो सकता है। आपके इंसर्ट ग्रुप ने बहुत साफ साफ लिखा है बात को, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है वहां लिखने की, लेकिन साफ ये बात क्लियर कर दी है कि प्रमोटर की लोकेशन चेंज करने के साथ साथ आपके कोडिंग सीक्वेंस भी चेंज हो जाते हैं। कौन से सीक्वेंस से आपका डीएनए बनेगा वो टोटली चेंज हो जाएगा। ये बात साफ साफ लिखी हुई है वहां पर। फिर से बता देते हैं, प्रमोटर अगर यहाँ पे लगा हुआ है, स्ट्रक्चरल जीन के पास में प्रमोटर लगे होते हैं, जिस स्ट्रक्चरल जीन के पास प्रमोटर अगर इस तरफ होगा तो देखोगे ये सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस ये है डीएनए का, बात समझना इतनी सी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका कौन सा एंड कहलाएगा, 3 प्राइम या 5 प्राइम, 3 प्राइम के पास है, 3 प्राइम, ये इसका ये। अब देखेंगे कि जब प्रमोटर देखेंगे, प्रमोटर का लोकेशन देखेंगे, प्रमोटर कहां पर है। प्रमोटर हमेशा कहां लगा होना चाहिए, तभी एक्सप्रेशन होगा। प्रमोटर हमेशा 3 प्राइम एंड पर लगाना चाहिए, जिसके 3 प्राइम एंड के पास में लगेगा उससे वो ही बनेगा, उसी से बनेगा डीएनए आपका आरएनए। इन दोनों से एक साथ बन सकता है क्या? किसी एक से बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोनों से? कारण तब एनसीईआरटी बुक कारण लिखी है। अगर दोनों से आरएनए बनाया हमने, आरएनए यहां भी बना दिया हमने, एक यहां बना दिया, 2 आरएनए बन जाएंगे, दोनों आरएनए आपस में जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। कैसा आरएनए बन जाएगा? और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या प्रोटीन बन पाएगा फिर? पहला कारण ये है। दूसरा कारण आपकी बुक लिखती है कि अगर दोनों से आरएनए बने तो देखना, दोनों से आरएनए बने तो दो आपके, एक चीज बताना, ये वाला आरएनए यहां पे एक आरएनए बना और ये वाला आरएनए बना, क्या दोनों आरएनए सेम टू सेम होंगे? नहीं। या ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए सेम टू सेम है, दोनों स्ट्रैंड के डीएनए सीक्वेंस? कॉम्प्लीमेंट्री होना अलग चीज है, एनसीईआरटी बुक साफ साफ लिखी है लाइन को भी। कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मींस कि सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ए के सामने टी और टी के सामने ए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सेम सीक्वेंस। तो आपकी एनसीईआरटी बुक ने क्लियर किया है, कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन द सेम सीक्वेंस। मतलब ये अलग आरएनए बनेगा और ये अलग आरएनए बनेगा कि सेम बनेंगे? अलग। और 2 तरह के आरएनए बनेंगे तो बाद में जब ट्रांसलेशन होगा तो 2 तरह का प्रोटीन बन जाएगा। एक ही जीन से 2 तरह का प्रोटीन बनना चाहिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आपके कोई एक स्ट्रैंड ही बनाएगा, 2 कारणों से। पहला कारण कि अगर आरएनए बना दोनों स्ट्रैंड से तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा जिससे प्रोटीन नहीं बन सकता। दूसरा कारण कहता है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सेम नहीं है, इसलिए प्रोटीन जो आरएनए बनेगा 2 अलग अलग तरह के आरएनए बनेंगे। और 2 अलग अलग तरह के आरएनए जब बनेंगे, 2 अलग अलग तरह के आरएनए से 2 अलग अलग तरह का प्रोटीन बनेगा। मतलब 1 जीन से 2 तरह के प्रोटीन बनेंगे। समझ में आ रही बात? ये गलत है कि नहीं है? इसलिए इतना कंफर्म हो गया कि कोई एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाएगा इन दोनों में से। कौन बनाएगा? तो कंफर्म कर लिया कि जिस स्ट्रक्चरल जीन के, स्ट्रक्चरल जीन जिसको बनाना है, स्ट्रक्चरल जीन के 3 प्राइम एंड पर प्रमोटर लगा हुआ होगा। स्ट्रक्चरल जीन के 3 प्राइम एंड पर प्रमोटर लगा होता है। रिपीट कर रहे हैं,
प्रमोटर ऑलवेज, इंग्लिश में लिख देते हैं, प्रमोटर ऑलवेज प्रेजेंट इन द 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के हमेशा किधर पे प्रमोटर लगा होता है? 3 प्राइम एंड पे। सर आपने बोला कि दोनों में से कोई एक ही स्ट्रैंड है जो कॉपी करेगा और फिर उससे आरएनए बनेगा। तो अगर फिर एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि एक प्रोटीन बनाता है, तो उसका एक जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है अगर उसी से आरएनए बन रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ नीचे वाले स्ट्रैंड से बने? नहीं, हो सकता है कि एक जीन यहाँ पर हो, एक जीन यहाँ का हो, इसके लिए ये वाला जीन एक्सप्रेस करो, यहाँ प्रमोटर लग गया हो और इसको एक्सप्रेस किया हो, यहाँ जाकर प्रमोटर लगा हो इस वाले जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है एक ही लेंथ यही वाला डीएनए बनाएगा, बिल्कुल नहीं है। जहां प्रमोटर लगा हुआ होगा उसके हिसाब से, उसने आपकी बुक ने कह रहा है, इंग्लिश में पढ़कर सुना देते हैं आपकी बुक की लैंग्वेज। कहां पे लिखा हुआ है? हाँ, पता नहीं कहीं पर लिखा है, दिख नहीं रहा है कहां पर लिखा है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो। चलो आगे पढ़ेंगे, जब मिलेगा तो बता देंगे, हमको दिख नहीं रहा है तो बुक इतनी दूर रखी है, बार बार दिखने नहीं पा रहा है। चलो देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, हमने पढ़ ली है, आप भी पढ़ लीजिएगा कि अगर प्रमोटर का लोकेशन चेंज होगा तो कोडिंग स्टैंड भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो ये कोडिंग बन जाएगा, नॉन कोडिंग बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा दूसरे। आगे चल सकते हैं। अगर आपका ये प्रमोटर लगा हुआ है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ, अगर ये प्रमोटर है तो कोडिंग स्टैंड आपका इसमें से डीएनए बनेगा या इसमें से डीएनए बनेगा, टेम्पलेट कौन कहलाएगा? ऊपर वाला टेम्पलेट कहलाएगा। क्लियर है? टेम्पलेट डीएनए स्टैंड कहलाएगा, पहली बात समझ गए। सेंस किसे कहेंगे और नॉन सेंस किसे कहेंगे? नॉन सेंस तो नहीं बोलेंगे, एंटी सेंस बोलेंगे। सेंस और एंटी सेंस किसे बोलेंगे? जिससे बनेगा इसका कुछ ना कुछ मतलब है। टेम्पलेट स्टैंड को ही टेम्पलेट स्टैंड बोलो या फिर इसको सेंस स्टैंड के नाम से जानेंगे। इसका उल्टा नॉन टेम्पलेट स्टैंड ये कहलाएगा। ध्यान से देखते जाना, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है आगे जाकर, इसलिए बता रहे हैं। टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, सेंस, एंटी सेंस, नॉन सेंस नहीं हो जाएगा। नीचे वाला जो ये इस केस में आकर जिसके केस डीएनए का जो 5 प्राइम वाला सीक्वेंस है उसको एंटी सेंस का नॉन सेंस बोलेंगे इस जीन के लिए, इस स्ट्रक्चरल जीन के केस में। समझ में आ रहा है? इस स्ट्रक्चरल जीन के, जिस स्ट्रक्चरल जीन के कंटेस्ट बात करें। अच्छा, तीसरी बात समझना, अब एक बड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपका ये रोने लगा, क्यों रोने लगा? बोला कि मुझसे कोई काम ही नहीं करवा रहा,